क्या। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को कवर कर रहे थे, जो कि एक आइडियल गैस का पार्ट है, और हमने इसके अंदर गो थ्रू किया था इंटरनल एनर्जी के हवाले से कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हम इंटरनल एनर्जी जो है इसको सिंबल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कैपिटल यू होता है, और ये बेसिकली सम होती है आपके रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि तमाम छोटे छोटे पार्टिकल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो टोटल इंटरनल एनर्जी बन जाती है। और यही वजह है हमने इंटरनल एनर्जी को जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम बना के लिया है। तो हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जो है आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इट कैन बी अदर वे अराउंड टू। अगर तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। और हमने पोटेंशियल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने दो चीज़ों के अंदर कैटेगराइज किया था। एक मॉलिक्यूलर स्पेसिंग के रिस्पेक्ट से कैटेगराइज किया था, और इसके अलावा हमने जो कैटेगराइज किया था, स्पेसिंग इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग। हमने बोला था बॉन्डिंग को वीक करने के लिए। आइडियल गैसेस के पर्सपेक्टिव को हमने डिस्कस किया था कि आइडियल गैसेस के अंदर कोई भी किसी भी किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। इस वजह से जो इनकी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी वो उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, जो कि आप क्योंकि आपके जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है, जो यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में मुझे गलती दिख रही है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी आपकी डिपेंड्स करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, यानी आईएमएफ पे। इसके अलावा हमने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन की थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका ये बोलता है कि आपका जो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी सिस्टम है वो आपकी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, आपकी थर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ आपके वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है। दो चीज़ों के ऊपर आपको ये डिपेंड कर रहा होता है इंटरनल एनर्जी का सिस्टम। तो बेसिकली ये इसकी सूरत हाल हमने यहाँ तक चीज़ों को डिस्कस करा। अब हमने बेसिकली ये जो दो कैटेगरीज है आपकी, जो नंबर वन थर्मल एनर्जी है और दूसरी जो हमारी कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं कि वर्क डन, हम इन दोनों कैटेगरीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, और इसके मुख्तलिफ केसेस को अपने अपने जो है नॉलेज के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज थर्मल एनर्जी। ठीक है। तो थर्मल एनर्जी जो होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम थर्मल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं पहले, तो भाई सबसे पहले आप डाल दें थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी जो है, जो कि हमारी क्यू है, वो क्या है हमारी थर्मल एनर्जी जो है हमारी दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो सकती है। इधर थर्मल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और द थर्मल एनर्जी कैन बी नेगेटिव। या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आप जो है थर्मल एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड, थर्मल एनर्जी आपकी सप्लाई की जा रही है। और यहाँ पे नेगेटिव का क्या मतलब है, थर्मल एनर्जी आपकी लॉस हो रही है। इसमें आपका थर्मल एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो जब आप सिस्टम को थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो सप्लाई करने से आपका क्या होता है, आपका बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है, जो आपका यू है, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। तो अगर आप क्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो थर्मल जो आपकी इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और दूसरा, जब थर्मल एनर्जी का लॉस करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है आपकी क्या हो जाती है, वो आपकी लॉस हो जाती है। तो थर्मल एनर्जी के दो ये केसेस बनते हैं आपके, हीट सप्लाई एंड हीट लॉस। ठीक है। और ये दोनों किस तरह इंटरनल एनर्जी को इम्पैक्ट करते हैं वो हमने उस चीज को सीखा है। जो अगली चीज है वो है हमारी वर्क डन। वर्क डन वाली चीज, अब वर्क डन वाली जो चीज है इसको किस तरह से डिस्कस करते हैं। वर्क डन जिसे हम डब्ल्यू डॉट डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डब्ल्यू डॉट डी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका तरीकेकार क्या होता है, इसका तरीकेकार बड़ा सिंपल है कि एक होता है
वर्क डन ऑन अ सिस्टम, यानी सिस्टम पे काम किया जाता है। और एक होता है वर्क डन बाय अ सिस्टम, यानी सिस्टम काम करता है। एक होता है वर्क डन ऑन अ सिस्टम और एक होता है वर्क डन बाय अ सिस्टम। अब इसमें जो है बेसिकली वर्क डन ऑन अ सिस्टम का क्या मतलब है, वर्क डन बाय अ सिस्टम का क्या मतलब है, इस चीज को हमने समझना है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मिसालें ले सकते हैं। चलो लेट्स से अगर हमारा यहाँ पे किसी किस्म का कोई बीकर है, ठीक है, और बीकर के ऊपर लगा हुआ है एक अदर पिवट, ठीक है ना, ये पिवट को यहाँ पे भी लगा देते हैं। ठीक है, अगर तो ये पिवट को हम प्रेस करेंगे, इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे, तो ये कहलाएगा वर्क डन ऑन अ सिस्टम। क्या कहलाएगा ये, वर्क डन ऑन अ सिस्टम कहलाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर जो इसके अंदर मौजूद होगी उसको क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। जब वर्क डन ऑन अ सिस्टम किया जाता है तब क्या होता है, तब आपकी इंटरनल एनर्जी, या मैं आपको बेसिकली डेल्टा यू ही की फॉर्मेट रखूं, तो डेल्टा यू है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा उलट मामला हो जाए, यानी केस इस तरह से बन जाए कि ये जो गैस है ये आपकी चीज को पुश आउट कर रही है, इस तरीके से इसको पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, तो ये जो चीज है ये कहलाती है आपकी वर्क डन बाय सिस्टम। और जब वर्क डन बाय सिस्टम होता है तो डेल्टा यू आपका क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये बेसिकली कैटेगरी होती है इंक्रीज करने की और डिक्रीज करने की। सही है, तो इस तरीके से इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज या पे डिक्रीज होती है। इसके बाद एक दफा हमने ये चीज समझ ली, हमें एक चीज और मजीद चीज समझने की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, वर्क डन बाय द एक्सपेंडिंग गैस। उस चीज को डिस्कस करता हूँ अभी आपसे। तो अब जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज के अंदर हम ये चीज पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैसेस। ठीक है जनाब यारी, तो वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैसेस का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले जो है एक तरह का बीकर ले लीजिए और इसी तरह जो है इसकी दूसरी सिचुएशन हम ले लेते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो आपके यहाँ पे बीकर है, सबसे पहले ये यहाँ पे इस तरह से ये मौजूद है। ठीक है, जैसे और फिर पिस्टन आपका यहाँ पे आ गया। तो पिस्टन जो है पहले इसका जो वॉल्यूम है आपका, ये वॉल्यूम इसका पहले था V1, ठीक है, और बाद में जो इसका वॉल्यूम हुआ है, यानी अगर हम यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट से बात करें, ठीक है, तो यहाँ से लेके इसके बेस तक की वॉल्यूम की बात करें तो पहले तो वॉल्यूम था आपका V1 जो यहाँ लिखा हुआ भी है,
और फिर जो दोबारा पूरा वॉल्यूम है वो क्या है हमारा, V2 वॉल्यूम है। ठीक है। अच्छा जी, तो नॉर्मली वैसे मुझे V1 लेबल नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पे ये D1 लेबल करना चाहिए और इसे D2 लेबल करना चाहिए। और जो इनके दरमियान का डिफरेंस है ये वाला, ये हमारा क्या है, डेल्टा टी, यानी चेंज इन डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। अब जनाब अली, अब दो तीन चीजें समझने की जरूरत है यहाँ पे। पहली चीज, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, यानी एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब क्या निकालना चाह रहे थे, एनर्जी यानी वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, जो कि होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हम फोर्स को रीअरेंज कर रहे हैं प्रेशर इनटू एरिया के फॉर्म के अंदर। जब हम प्रेशर इनटू एरिया के फॉर्म में इसको रीअरेंज करेंगे फिर क्या होगा, अब यहाँ पे मजीद आइए। फोर्स जो है, जो हमने पीछे फॉर्मूला से निकाला है, वो आपके बराबर है प्रेशर इनटू एरिया के। तो आप लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया, और इसको आप यहाँ पे डाल के दिखा सकते हैं इस तरह से, इनटू डी। ठीक है जनाब वैली। अब एरिया इंटू डी क्या होता है, जो आपका एरिया इंटू डी है, या यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एरिया इंटू डी जो होता है वो आपका बराबर होता है वॉल्यूम के। तो वर्क डन जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा फिर वो क्या बनता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू ब्रैकेट ओपन एरिया इंटू डी। तो एरिया इंटू डी आपने लगाया किसके बराबर है, वॉल्यूम के, तो प्रेशर इंटू डेल्टा वी। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, प्रेशर इंटू डेल्टा वी। ये आपका वर्क डन हो गया। तो अगर इंटरनल एनर्जी का इससे फॉर्मूला बनाया जाएगा तो डेल्टा यू जो आपका बराबर होता है वो बराबर होता है आपका थर्मल एनर्जी प्लस वर्क डन के। तो अब जो डेल्टा यू का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेट वी डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछो इस चीज के अंदर और अगली चीज के अंदर। एनी क्वेश्चन प्लीज। नहीं सर, समझ आ गया। हाँ भाई मनीष, कोई क्वेश्चन है? मनीषा है क्या? मेरे ख्याल से चली गई हैं। जी सर। ऐसा ही है, चलो खैर है, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है हमने एक और चीज जिसको डिस्कस करना है वो है डेरिवेशन। एक डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन हमें डिस्कस करनी है। P is equals to 1/3 rho C स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन हमने डिस्कस करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसकी डेरिवेशन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेरा इरादा ये था कि आज पास्ट पेपर भी थोड़े बहुत निपटा दें। अच्छा जी, डेरिवेशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बात करते हैं। तो नंबर वन, आपने एक बॉक्स या फिर एक क्यूब कंसिडर कर लेना है अपने। ठीक है, ये आपका एक बॉक्स और एक आपका क्यूब है। ठीक है, और बेसिकली ये क्यूबॉइड होगा। ठीक है ना, इस तरीके से।
एक क्यूबॉइड होगा और जिसके जो है चारों तरफ हमारी क्यूब होगा, बल्कि सॉरी नॉट क्यूबॉइड, चारों तरफ जिसकी लेंथ्स होंगी, ये आपकी लेंथ एल होगी, ठीक है, ये वाली भी आपकी लेंथ एल होगी और ये वाली भी आपकी क्या होगी, लेंथ एल होगी। और इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स जो कि थ्री डायमेंशनली मूव कर रहे होंगे। हम यहाँ लिखेंगे कंसीडरिंग a cube full of gas particles, जो कि तमाम गैस पार्टिकल से क्या हुई हुई है, भरी हुई है, ठीक है। those gas particles are moving around three dimensionally। सही है जी। वो क्या कर रहे थे, थ्री डायमेंशनली आपके मूव कर रहे हैं। अब हम इनमें से क्या करते हैं, वी ओनली कंसीडर वन पार्टिकल आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। हम सिर्फ एक पार्टिकल को कंसीडर करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, ठीक है जी। तो असल में जो है ना, हमने प्रेशर की इक्वेशन निकालनी है। तो प्रेशर असल में फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, हमें एरिया को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम प्रेशर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैड कंसीडर वन पार्टिकल, ठीक है। अब उस पार्टिकल की चीजों को हम थोड़ा देखते हैं। हमने ये कंसीडर किया कि वो जो पार्टिकल है आपका, ठीक है, वो पार्टिकल का छोटा सा मास m है और उसकी जो है वेलोसिटी है vx, ठीक है। वी ओनली कंसीडर वन पार्टिकल आउट ऑफ ऑल। और इसके आगे एक और जुमला लिख सकते हैं, मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो बेसिकली पार्टिकल जा रहा है हमारा और फिर टकरा के क्या कर रहा है, वापस आ रहा है, इस तरीके से। और ये मास m है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है जाने का, वो डिस्टेंस आपका क्या है, वो डिस्टेंस l है। और जो आने का डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस क्या है आपका, वो भी डिस्टेंस आपका l है। अब हमने क्या निकालनी है, पहले फोर्स निकालनी है। क्योंकि प्रेशर जो होता है, साइड बाय साइड हम ये चीज देखते रहते हैं कि जो है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले जिस चीज को वर्कआउट करना है वो फोर्स है। अच्छा, फोर्स को हम किस तरह से देखेंगे, फोर्स को वर्कआउट करने के लिए हमने क्या करा, हमें पता है फोर्स जो होती है वो बराबर होती है डेल्टा पी अपॉन, ठीक है, यानी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या इम्पल्स अपॉन टाइम। तो हमें बेसिकली पहले अब डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देन लेट्स गो विद फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा, ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी। डेल्टा पी होता है पी फाइनल, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अच्छा हनान, मुझे बताओ यार, ये इसका मोमेंटम क्या है, जो जाने का मोमेंटम है इसका। So like um
जाने का मोमेंटम मतलब क्या, लाइक इसकी वैल्यू बताऊं या फिर? हाँ, मतलब अगर मोमेंटम की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ कोर्स। हाँ, इसका होगा एम वी एक्स। एम वी एक्स होगा, तो बेसिकली आपका जो पी इनिशियल होगा वो होगा एम वी एक्स, और आने वाले का क्या होगा? ये एम पी वाई हो जाएगा, वी वाई या फिर। एम वी एक्स ही होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ होगा, क्योंकि हाँ वो सही सही। रिटर्न भी जो है उसी वेलोसिटी से हो रहा है जो कि वी एक्स की वेलोसिटी ये इलास्टिक कोलिजन है ना सर? है। बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन है ये। सही। डन हो गया। तो जी। हमारे पास जो है मोमेंटम की दो वैल्यूज आ गए, एक होता है पी फाइनल यानी नेगेटिव एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो हमारे पास आया वो क्या आ गया? नेगेटिव टू एम वी एक्स आया। तो डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है नेगेटिव टू एम वी एक्स। तो हमने स्टेप नंबर वन इसको तो फाइंड आउट कर लिया। स्टेप नंबर टू है टाइम को फाइंड आउट करना, कि टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? टाइम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं जी? अब हमें पता है यार कि टाइम जो होगा आपका, जो आपकी स्पीड होती है नॉर्मली, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ नहीं रही है, तो हम बोल रहे हैं स्पीड जो होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। ठीक है, और हमें चूंकि टाइम चाहिए, तो टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो इसने ये गया है और ये वापस आया है, यहाँ पे ये यहाँ पे गया है और ये वापस आया, तो इससे जो डिस्टेंस कवर किया वो 2L हम बोलेंगे कवर किया है। ठीक है, और टाइम हम लेंगे और स्पीड जो इसने यूज की है वो हमने इसने वी एक्स इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आप बोलेंगे टाइम टी इज इक्वल टू 2L अपॉन वी एक्स। ये आपकी टाइम की वैल्यू है। तो हमारा दूसरा गोल भी अचीव हो चुका है, स्टेप नंबर टू का। जी। अब हमारा तीसरा है फोर्स निकालनी है हमने। ठीक है, तो तीसरा हमारा गोल है फोर्स निकालना। तो फोर्स आपका बराबर है डेल्टा यानी डेल्टा पी अपॉन टी का, और डेल्टा पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की ऊपर नेगेटिव टू एम वी एक्स, जिसे हम नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। टू एम वी एक्स अपॉन, और टाइम की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 2L अपॉन वी एक्स। अच्छा, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 2L वी एक्स, और जब मैं इसका रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2M वी एक्स। इंटू वी एक्स अपॉन 2L, और आपको पता है 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, तो अल्टीमेटली जो फोर्स की वैल्यू बनेगी वो बनेगी एम वी एक्स अपॉन एल। सही है जी, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू। अब चलो, फोर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अगली चीज जो है वो है एरिया, क्योंकि यहाँ तक हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, और यहाँ पे हम इसको लेबल कर देते हैं, थर्ड स्टेप हो गया। अब एरिया फाइंड आउट करना ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा, और फिर प्रेशर फाइंड आउट करना हमारा फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो एरिया की बात करते हैं। तो एरिया जो होगा वो हमारा ऑफ कोर्स, अगर हम यहाँ पे देखें थ्री डायमेंशनली, तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं इससे टकरा रहे होंगे हमारे, तो ये वाला जो हिस्सा ये हमारा एरिया होगा। और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ।
ठीक है, तो हम यहाँ पे जल्दी से अपना चौथा स्टेप फुल करते हैं। चौथा स्टेप है हमारा एरिया का, और एरिया हमारा बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी एरिया है हमारा एल स्क्वायर के बराबर, दैट इज इक्वल टू। सर ये बेस एरिया है ना? हाँ यार, ये बेस एरिया भी ले सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। असल में सही प्रेशर है। चारों कॉर्नर पे सेम लग रहा है ना, गैस है ना, तो चारों तरफ प्रेशर सेम हाँ लग सर। रहा होगा, तो चाहे बेस एरिया लो, चाहे वहां का लो, यहाँ का लो, तो बात एक ही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सेट हो गया। ओके। तो ये इसका आपका एरिया वाला हो गया मसला हल। अच्छा, और जब एरिया तुमने एक दफा निकाल लिया, तो एरिया के बाद जो अगली चीज है वो है हमारा प्रेशर निकालना। अच्छा, प्रेशर जो होता है वो ऑफ कोर्स फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर हम निकाल लेते हैं। हमारा आई गेस ये पांचवा स्टेप है। फिफ्थ स्टेप, दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो क्या थी, एम वी एक्स अपॉन एल। एल, और यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइडेड बाय एल कर रहा हूँ, एल स्क्वायर बेसिकली। तो अब ये जो चीज हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू एम वी एक्स अपॉन एल इंटू वन अपॉन एल स्क्वायर। मैं इतनी डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, उनको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है एल के। तो ये प्रेशर ऑफ अ सिंगल पार्टिकल या प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिंगल पार्टिकल ऑन एन एरिया जो है वो बराबर है एम वी एक्स अपॉन एल क्यूब के। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब थोड़ा जेन्युइनिटी की तरफ आते हैं, थोड़ा आप सीरियस चीज की तरफ आते हैं। हमें पता है ये प्रेशर जो है बेसिकली प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल है, ये मास ऑफ वन पार्टिकल है, ये वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल इन वन डायमेंशन है, जबकि ये एरिया जो है ये पूरा का पूरा हमने पूरी क्यूब कर लिया है। तो जनाब आली, बात असल में ये है कि गैस का एक पार्टिकल ऑफ कोर्स नहीं है, गैस के तो मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, तो सिंगल पार्टिकल थोड़ी है हमारा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ओनली वन पार्टिकल। हम बोलेंगे प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड बाय व्हाट, प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड बाय मल्टीपल पार्टिकल्स। ठीक है, कई सारे आपके पार्टिकल्स हैं, वो आपका प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज तो हमारी ये हो गई। अच्छा, एक चीज जो इस पूरे दौरानिये में हमने गलती करी वो ये है कि इस Vx और इस Vx को हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, जो कि होना चाहिए था एम वी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे फिर, एम वी एक्स स्क्वायर, एम वी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमारा एम वी एक्स स्क्वायर आएगा। अब सबसे पहले कि एक जो पार्टिकल होता है आपका, उसके तीन डायमेंशन की वेलोसिटीज होती है, हमने ये बात डिस्कस की थी। एक आपका एक्स डायमेंशन है, एक आपका वाई डायमेंशन है। ठीक है, और एक आपका जो है जेड डायमेंशन होता है, और तीनों एक दूसरे के 90 डिग्रीज के ऊपर होते हैं ये। ठीक है, तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री, एक्स वाई जी। तो यहाँ पे जो डायमेंशन थी वो हमारी वी एक्स की वेलोसिटी थी, उसकी कोई वी वाई की वेलोसिटी भी होगी, उसकी कोई वी जेड की वेलोसिटी भी होगी। तो हम बोलेंगे भाई जो टोटल वेलोसिटी है v, वो बराबर है आपके वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। तो भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो बराबर है वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड के, यानी एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन के। अब जनाब आली, अब क्या मामला है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, तो ये हो जाता है वी स्क्वायर, ये होता है वी एक्स स्क्वायर,
ये होता है वी वाई स्क्वायर, ये होता है वी जेड का स्क्वायर। आपके जहन में आ रहा होगा ये हम क्यों कर रहे हैं। असल में हम ये वी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना यूनिट। चाहते हैं वी स्क्वायर के साथ। हम्म। ये मकसद है इस चीज को करने का। अब अगले स्टेप में हम एक और चीज जो अपनी अजम्पशन के अंदर शामिल करते हैं वो सर सारी वेलोसिटी सेम होंगी ना, जी, मतलब अब सारे ये बिल्कुल डायमेंशन। अजम्पशन के अंदर हम शामिल करते हैं जो हमारी वी एक्स है वो हमारी वी वाई के बराबर होती है, वो हमारी वी जेड के बराबर होते हैं, यानी तमाम के तमाम वेलोसिटी सेम होती हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वी स्क्वायर जो होता है हमारा वो बराबर हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर के, क्योंकि हमने डायरेक्ट जो है इनके अंदर इनकी वैल्यूज डाल दी हैं। तो वी स्क्वायर जो बराबर होता है वो बराबर होता है 3 वी एक्स स्क्वायर के। अल्टीमेटली पता क्या चला कि वी एक्स स्क्वायर एक्चुअली आपका बराबर है वी स्क्वायर अपॉन 3 के। ये हमें बात क्लियर हो गई है। तो अब ये जो चीज हमने निकाली है ना वी एक्स स्क्वायर अपॉन 3, इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी, ये इसके अंदर हमने रिप्लेस करना है और इसके लिए हम छोटी सी ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है प्रेशर इक्वल्स टू एम वी एक्स स्क्वायर एल क्यूब। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है कि वी एक्स स्क्वायर जो बराबर है वो वी स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर है। और साथ साथ एक चीज भी हम लोग यहाँ पे लिख लें कि एल क्यूब जो बराबर है वो कैपिटल वी यानी वॉल्यूम के बराबर है आपका। तो बेसिकली जो पी हो जाएगा हमारा वो बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन 3 कैपिटल वी। ठीक है, अब इसके बराबर इसको तो डेंसिटी बन जाएगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मास अपॉन वॉल्यूम आपका जो है डेंसिटी बनता है। लेकिन इसमें अभी एक चीज और बाकी है। एक चीज क्या बाकी है वो मैं बताता हूँ। अभी भी मास अपॉन वॉल्यूम नहीं बनाएंगे हम। अभी एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज होती है, वो ये चीज है आपका कि पार्टिकल नंबर। अब ये जो हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया था, इनफैक्ट हमने ये जो वेलोसिटी बनाई है, जो वेलोसिटी एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकाली, हमारे तो कई सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कई कई सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हर एक की वेलोसिटी हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब 3 पार्टिकल अगर कंसिडर करें कि हमारा जो वेलोसिटी है, एक हमारा पार्टिकल 1 की वेलोसिटी, फिर पार्टिकल 2 की वेलोसिटी, फिर पार्टिकल 3 की वेलोसिटी, करते 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 पार्टिकल n की वेलोसिटी। अब मसला ये आएगा कि इन सबकी वेलोसिटी मौजूद है और सबकी वेलोसिटी सेम भी नहीं है, अलग अलग है। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है हम उसके अंदर किसकी वेलोसिटी डालेंगे, तो हम ऊपर वाली एक इक्वेशन के अंदर मीन वेलोसिटी डालेंगे। किसकी डालेंगे, मीन वेलोसिटी। मीन। और मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपके जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है और उनको डिवाइड किससे कर दिया जाता है, कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप v वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, और v वेलोसिटी के साथ आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई जो v वेलोसिटी है असल में ये हमारी मीन वेलोसिटी है। और मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका कार क्या होता है
या आप बोल सकते हो ये सबका सम है। इसका तरीकेकार क्या होता है, इसका तरीकेकार ये होता है, इन सबको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं n से। डिवाइड कैसे करेंगे, n से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे, n से कर देंगे। ठीक है, तो होगा ये क्या, क्यों करेंगे? ये क्यों करेंगे, ये इसलिए करेंगे हम क्योंकि हम मीन वेलोसिटी निकालना चाह रहे तो लाइक ये n मतलब सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हैं इसके। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एग्जैक्टली। तो अगर हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो एक तरह से हम लोग मतलब कुछ सिर्फ जीरो ही ऐड कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उससे, तो फिर हाँ सही है, सही है। ठीक है ना, तो ये मकसद है। तो बेसिकली जो आपका v हम लोग यहाँ पे निकाल लें, इसको मैं इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, मुझे इस तरह से लिखना चाहिए। तो ये जो v आपका बराबर है, असल में ये v हमारा मीन वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कैपिटल n से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अल्टीमेटली वही चीज बन रही है कि नहीं बन रही वापस से, जी। तो ये मकसद है। तो हम बोलेंगे जो v स्क्वायर है असल में, तो ये हमारा मीन स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय n हो रहा है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल हो रहा है। तो अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है, इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको क्या करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं। और किस तरह रिप्लेस करेंगे कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू एन एम वी स्क्वायर अपॉन वी। अब यहाँ पे जो आपका एन एम है और ये जो वी है, ये आपका बेसिकली बराबर है किसके, डेंसिटी के। ठीक है, तो इस, और ऑफ कोर्स 3 भी नीचे लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो प्रेशर है आपका, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। थोड़ी लंबी सी डेरिवेशन है ये, तो ये इसको इस तरीके से आ सकता है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो बेटा तो पूछ लो। अनंत कोई क्वेश्चन है? नहीं, समझ आ गया, आ गया, पूरा समझ आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बहुत खुल खुल के किया है और बहुत आहिस्ता से लेके चला हूं, ताकि पूरी डेरिवेशन समझ में आ जाए, वरना ये तो समझ लो 5 मिनट का खेल है सारा ना। अच्छा सर, ये एक मीन वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी? मीन का असल में क्या होता है, मीन असल में हमारी ये होता है कि जो हमारी टोटल वेलोसिटी है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। हम्म। अब हम चाह रहे हैं भाई वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल नहीं होना चाहिए, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो अगर मुझे एन अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की निकालनी है तो उसके लिए मुझे मीन वेलोसिटी चाहिए ना। तो मैंने बोला तो यार, हाँ बोलो सही बोलो, है। बात कंप्लीट करो अपनी। मतलब हम लोग जो लाइक हमारे पास जो इक्वेशन में गिवन होगी वेलोसिटी, हम उसको टोटल नंबर ऑफ लाइक उससे डिवाइड कर देंगे लाइक पार्टिकल से। नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड भी कर देंगे और नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा जो है आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मीन बन जाएगा। अच्छा, सही है, ओके। ठीक है, ये है। अच्छा जी, अब एक और चीज है, जो एक और डेरिवेशन आती है यार, उस डेरिवेशन के अंदर तुम भी बोलोगे यार क्या डेरिवेशन है, डेरिवेशन है ये क्या। सबसे बड़ी डेरिवेशन है ना, ये जो लाइक फॉर्मूला है हाँ ये प्रेशर तो का। अभी सबसे बड़ी थी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है 3/2 के टी के, ये हमने प्रूफ करना होता है। अच्छा। ठीक है, और इसमें जो के होता है वो आपका क्या होता है, आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, टी आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। ठीक है, और ये आपके ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपने ये प्रूव करना होता है। अच्छा जी, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को पिकअप करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है। इसके अलावा पीवी इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन लगाते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, पीवी इज इक्वल टू एन एम 1/3 ऑफ कोर्स 1/3 एन एम
सी स्क्वायर, सी हमारी वेलोसिटी है बेसिकली, और जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना होता है। 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो आपकी जो अल्टीमेट इक्वेशन फिर बन के निकलती है दैट इज एन एम अपॉन 3 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है जी, तो ये आपकी इक्वेशन निकलती है। अब काइनेटिक एनर्जी का बनाना है हमने, तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ट्विस्ट में लेके आनी है ऑफ कोर्स। आर, अब इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे टी मौजूद है, ओके टी मौजूद है, अच्छा 3 इसके साथ लगा हुआ, इसका मतलब ये वाला 3 यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम ये कर लेंगे कि भाई एन एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एन आर टी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पीछे हमने के पढ़ा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, आर अपॉन एन ए होता है। ये पढ़ी है ये चीज आपने? जी सर। आर अपॉन एन ए, यानी एन ए क्या होता है हमारा, एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है। और हमने ये चीज भी पढ़ी है कि जो आपका मोल होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, वो क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए। ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और ये आपका क्या होता है, एवोगैड्रो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कोर्स एन जो है आपका एन ए होता है। तो अब जरा वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, ये जो चीज हमने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं। तो जब इसके अंदर हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एन अपॉन एन ए इंटू आर इंटू टी। तो फिर हमारा क्या होगा, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर और एन ए क्या हो जाएगा हमारा, के। आर और एन ए हमारा के बन जाएगा। अब रह जाएगा हमारा सिर्फ 2। तो अब दोनों साइड्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय हाफ। तो ये हो जाएगा 1/2 एन एम सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2 के टी। अब ये 1/2 एन एम सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी होती है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर आपने पढ़ा है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, 3/2 के टी बन जाएगा, और इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन प्रूफ हो जाती है। डन हो गया भाई, ये थोड़ी छोटी यस। थी, ये आसान थी। सही है जी। तो ये कुछ डेरिवेशन थी जो बहुत कंसेक्यूटिवली पूछी जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एक चीज है, जैसे ये जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, तो बेसिकली वो इस इक्वेशन के तहत डिपेंड करती है। एक और जो चीज आपसे पूछी जाती है वो ये होती है कि टेम्परेचर और वेलोसिटी का क्या लिंक है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर होगा और टेम्परेचर का सिंगल होगा। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। तो फिर आप एक फॉर्मूला भी बोलो बोलो। इसका ग्राफ आता है, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशनशिप। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है।
डिपेंड्स। अच्छा सर। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अगर मिसाल के तौर हाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर को यहाँ रख दिया सी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर का आ रहा है तो फिर तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बेसिकली, हाँ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और अगर मिसाल के तौर पे टेम्परेचर और सिर्फ सी का आ रहा है, तो फिर हमारा एक कर्व बनता है, जी। फिर हमारे इस तरह से कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल हम्म। चीज़ है थोड़ी सी, वो हम डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट पेपर्स। तो अभी तो मैंने ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा आइडियल गैसेस का। हाईली प्रोबेबल अगले क्लास में ऑसिलेशन स्टार्ट करूं, लेकिन मैं चाह रहा था वैसे पास्ट पेपर डिस्कस कर लूं। तो अगली क्लास में पास्ट पेपर्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। मैंने उसकी प्रिपरेशन भी करके रखी थी, लेकिन मैं खातिर टाइम इतना बचा नहीं है हमारे पास। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में पास्ट पेपर करके फिर हम ऑसिलेशंस पे शुरू करेंगे। ठीक है, तुम्हारा वो सर मिड कैसा परफेक्ट। गया बाय द वे? मिड अच्छा गया वैसे, हाँ मिड अच्छा गया, लेकिन इसमें कुछ लाइक 2-3 चैप्टर्स जैसे कि कैपेसिटेंस और ऑसिलेशंस, अब उसका मैंने रिवीजन नहीं किया था सही से, तो गलत कुछ किया ना मेन यार लड़के। हाँ ये है। मैं पुराने वाले चैप्टर से कर रहा था, उस चक्कर में लाइक कैपेसिटेंस और ऑसिलेशन का रह गया। बाकी पेपर